कैरियरबिल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरबिल के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। सो कैसे हैं आप सब लोग? आ जाइए फटाक से लाइव, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 से 2 मिनट में सभी लोग लाइव आ जाएंगे एंड लाइव आके मुझे एक बार थम्स अप दिखा दीजिए कि मैम ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। और आज जैसा कि लास्ट 3 क्लास में मैं आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस सब कुछ बता चुकी थी कि कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जैसे ही ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चा आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज की एप्लीकेशन पे जाके आपको टेस्ट लगाना है ना। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना लगे वो आप मेरे से पूछ लेना। वैसे मैं आपको श्योरिटी देती हूं कि आपका 95% आप क्वेश्चंस बिल्कुल सही करोगे, बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन 4-5% तो आपको भैया देखना पड़ेगा, है ना। पंकज आ चुके हैं, नयनतारा आ चुकी हैं, उसके बाद तुषार कुमार आ चुके हैं, प्रशांत फ्रॉम पटना आ चुके हैं, अलीबाग तो जगह है यार, अलीबाग कोई नाम थोड़ी होना चाहिए। चलो भाई, सबको गुड इवनिंग एंड सभी का स्वागत है साइंस स्पेशल के इस बैच में। जो बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यानी कि एक ही बार आपको साइंस पढ़ना है, उसके बाद आपको बिल्कुल बार बार साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज आइए फिर अपना आज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आपका जो क्लास का पहला चैप्टर है वो क्या है, तो वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ इस प्रकार से आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा होगा आपका। चलो, मैंने कहा था ना बहुत सारे हम जूलॉजी में सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तंत्र पढ़ने वाले हैं। उन्हीं सिस्टम में से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरऑल डायग्राम होता है। ये हमें सब कुछ पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, रेक्टम, एनस, एवरीथिंग सब कुछ पढ़ना है। आइए फिर फर्स्ट चैप्टर का अपन लिख देंगे। पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम और हिंदी में लिखेंगे हम पाचन तंत्र। मैं हिंदी इंग्लिश सब कुछ आपको पढ़ा रही हूं। कहीं पर भी कोई डाउट हो आप क्लास के लास्ट में 5 मिनट में बहुत अच्छे से मेरे से पूछ सकते हैं, है ना बच्चों। चलो, सबसे पहले मैम ये बताओ कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते कैसे हैं। आज मैं यही बता देती हूँ। 2 क्वेश्चन बता रही हूँ जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। बहुत आसान थके हुए क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको टफ लग रहे होंगे। बीपीएससी के एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करता है। अब क्या पता आप में से बहुत सारे बच्चों को आंसर आता हो। ऐसा ही एक बीपीएससी के एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि पैनक्रियाज से निकलने वाला जो पैनक्रियाटिक जूस है वो किस नेचर का होता है, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है। तो बच्चों ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दांत क्या होते हैं, बच्चे में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, सबसे लास्ट में कौन सा आता है, पेट में कौन कौन से एंजाइम बनते हैं, आपके मुंह में जो लार होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, कहां शुरू होता है कहां एंड होता है, ऐसे ही फैट का डाइजेशन कहां शुरू होता है कहां एंड होता है, ऐसे करके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लीवर क्या होता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर में पथरी कैसे हो जाती है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहां से इस चैप्टर से। ठीक है, सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग क्या है। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका ग्रुप है जो क्या करवाते हैं, जो डाइजेशन करवाते हैं, जो पाचन करवाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप है जिनमें एक ही काम होता है, यानी कि सिमिलर से फंक्शन होते हैं। उनको हम एक साथ मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सिस्टम किससे बनता है, ऑर्गन से बनता है, पढ़ाया था ना। तो वो ऑर्गन्स जो क्या करवाते हो, जो डाइजेशन करवाते हो, तो उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देंगे। जैसे मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी, उसमें मुंह भी था, उसमें फूड पाइप था, पेट था, छोटी आंत थी, बड़ी आंत थी। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन्स का ग्रुप है। और ये ऑर्गन्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, किसमें, डाइजेशन में। तो हम इनको क्या बोल देंगे, दीज आर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या दीज आर डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि ये सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, पाचन तंत्र बना रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात, व्हाट इज डाइजेशन।
डाइजेशन होता क्या है आप लोग बताओ। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि डाइजेशन का मीनिंग क्या है। मैंने कहा था कि जितनी भी लिविंग्स होते हैं उन सब में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसको आप डाइजेशन कहते हैं, है ना। क्या होता है डाइजेशन में? हम सब खाते हैं न्यूट्रिएंट। आप सब खाना खाते हो ना? बिल्कुल खाते हो। खाने में आप क्या खाते हो? आप न्यूट्रिएंट्स खाते हो और आप पोषक तत्व खाते हो। और हम खाना क्यों खाते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे मैम खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यही बात तो बोलोगे। तो मैंने कहा कि डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन का मीनिंग क्या है सुनो। हम खाना खाते हैं, अब खाने में आप चाहे वेज खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आप ले रहे हो न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स से क्या मिलती है हमें? एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। अब डायरेक्टली तो आपको न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी नहीं मिल जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है? आप जैसे ही खाना खाते हो वो खाना यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स इस तरीके से खाते हो आप, ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाते हो आप खाने के, इस तरीके से आप लार्जर मॉलिक्यूल्स खाते हो। आपने रोटी खाई, आपने क्या खाया? आपने ब्रेड खाई, आपने फ्रूट खाया, आपने कोई सब्जी खाई, आपने दूध पिया, कुछ भी आप खाने में खा रहे हो, आप भोजन के बड़े बड़े अणु खाते हो, इस तरीके से लार्ज मॉलिक्यूल्स खाते हो आप, फूड के या न्यूट्रिएंट्स के बड़े बड़े अणु खाते हो। जबकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, और सेल्स तो बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि जिनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना। तो सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगी? जब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? टूटेंगे। इनको इतना तोड़ो इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को कि ये इस तरीके से पहले इतने छोटे में कन्वर्ट हो जाएं, फिर आगे चलकर इतना छोटा बन जाए, इस तरीके से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएं। पहले मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा रही हूं, फिर थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में समझेंगे। डाइजेशन क्या होता है समझिए। ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन ही होती है जिसमें हम खाने में खाते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, हम लार्जर पार्टिकल्स खाते हैं, हम लार्जर मॉलिक्यूल्स खाते हैं, और हमें चाहिए इनसे एनर्जी मिलती है जब बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे कि हमारी सेल्स डायरेक्टली इनका एब्जॉर्प्शन कर ले, इनका अवशोषण कर ले और इनसे एनर्जी निकाल ले। तो हमें भगवान ने एक सिस्टम दिया है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये सिस्टम क्या करता है? इनको इतना छोटा तोड़ता है, इतना छोटा तोड़ देता है कि इनसे हमें एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। तो इसी केमिकल प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। और जो जो ऑर्गन इसके साथ करवाने में हेल्प कर रहा है, उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। ये तो हो गया बिल्कुल आसान भाषा में। अब चलो थोड़ा सा बायोलॉजी की लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूं। ये तो एकदम बच्चों की तरह मैंने आपको समझा दिया कि डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। आपको लास्ट क्लास में मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि जब भी बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट बड़े होते हैं और प्रोडक्ट छोटे होते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। पढ़ाई थी ना ये बात। तो आप बताओ, अगर कोई आपसे पूछे डाइजेशन किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप क्या बताओगे? एनाबोलिक या कैटाबोलिक? कैटाबोलिक, ठीक है। चलो इसको मैं नोट डाउन नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं करवा चुकी हूं ऑलरेडी। अब थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करो कि मैम क्या मतलब है बड़े का और क्या मतलब है छोटे का। बहुत ध्यान से सुनना। हम कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, पहले ये सुनो। आप कितने प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। मैम हम खाते हैं सब्जियां, हम खाते हैं रोटी, हम खाते हैं चावल, हम खाते हैं ब्रेड, हम मिठाई खाते हैं, हम फल फ्रूट खाते हैं। अल्टीमेटली ये सारा कुछ जो है ना, इन सब से हमारे बॉडी में क्या मिलती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं। क्या मिलती है बच्चा? शर्करा मिलती है। ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं जो मैंने बोले हैं। इसका मतलब हम पहला न्यूट्रिएंट क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, शुगर, जिनको हम आम भाषा में शुगर या शर्करा कहते हैं। आजकल डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स कहने लग गया। कार्ब्स इतनी लो, ज्यादा लोगे, ज्यादा खाओगे कार्ब्स, प्रोटीन कम खाओगे, पिंपल्स हो जाएंगे, है ना, सुना होगा आपने।
दूसरा जो न्यूट्रिएंट खाते हैं वो खाते हैं प्रोटीन। जैसे प्रोटीन खाने के लिए आपने नॉनवेज खाया होगा, आपने अंडा खाया होगा, आपने सोयाबीन खाया होगा, आपने मशरूम खाया होगा, मूंगफली खाई होगी, क्योंकि इन सब में दालें खाई होगी, इन सब में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है मैम। तीसरा आप लेते हो बच्चा फैट, या फिर हम उसको लिपिड्स कहते हैं। थोड़े से आम भाषा में हम कॉमनली हम इसको फैट कह देते हैं, और थोड़े से पढ़े लिखे लोग इसको लिपिड्स यानी कि आपके वसा बोलना शुरू कर देते हैं। ये तीन ही चीज खाते हो आप चाहे वेज खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, मुझे नहीं मतलब, ना आपके शरीर को मतलब। आपके शरीर को इन तीन चीज से मतलब है। आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, आप प्रोटीन खा रहे हो, आप फैट यानी कि लिपिड्स खा रहे हो। ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे मुझे कहेंगे कि मैम हम पानी भी तो पीते हैं, हम वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो आपको पीना है अगर आपको बीमारियों से बच के रहना है। तो हम पानी पीते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम हम मिनरल्स भी लेते हैं, मिनरल्स खनिज तत्व भी लेते हैं, जैसे हम कैल्शियम लेते हैं, हम आयरन लेते हैं। आपने सुना होगा आयरन की कमी से खून की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे। ऐसे ही पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर सब कुछ लेते हैं अपने बॉडी में, है ना? बिल्कुल लेते हो। अब बड़े ध्यान से मेरी एक बात सुनना, एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना कि ये जो ऊपर वाले तीन है ना, इन्हीं तीनों से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है। इन्हीं तीन से हमें एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म होता है। इनका क्या होता है? मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय होता है। और याद रखना, हमारी बॉडी में जिसका मेटाबॉलिज्म होता है सिर्फ उसी से एनर्जी मिलती है। जिस चीज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता उससे एनर्जी नहीं मिलती। यानी कि पानी का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, पानी से एनर्जी नहीं मिलती। आप चाहे 10 गिलास पानी पियो, आप 20 गिलास पानी पियो, आपको एनर्जी नहीं मिल सकती, है ना? क्योंकि पानी का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए डालता है कि 1 गिलास पानी में कितनी कैलोरीज एनर्जी होती है। आप जल्दबाजी में कहते 5 कैलोरी, 2 कैलोरी, सबसे कम लगता है वो ऑप्शन करके। अरे नहीं भैया, 0 कैलोरीज होती है। अगर पानी से एनर्जी मिलती तो हम कभी रोटी नहीं खाते, हम कभी खाना नहीं खाते। हमें मिनरल से भी कोई एनर्जी नहीं मिलती। और यहीं पे ऐड कर लो, आप जो विटामिन खाते हो ना, विटामिन से भी कोई एनर्जी नहीं मिलती। हाँ भैया, पानी के अपने अलग काम है, मिनरल्स के अपने अलग काम है, विटामिन के अपने अलग काम है, लेकिन इनका एनर्जी देने का काम तो कतई नहीं है। तो आपसे कोई पूछ ले हम एनर्जी मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के लेते हैं? 3। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इन तीनों से एनर्जी मिलती है। पानी, मिनरल्स, विटामिन कभी एनर्जी नहीं दे सकते, बिकॉज इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। और जिस न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता वो कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता। तो आप बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या था? एनर्जी बनाना। खाना क्यों खाते हो? ताकि आपका शरीर काम करे, और काम करने के लिए क्या चाहिए शरीर को? एनर्जी, ऊर्जा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है? टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऊर्जा बनाना। तो एनर्जी के लिए हम कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स खाते हैं? हम 3 टाइप के। कौन कौन से बताओ? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पे जितनी भी आपके बॉडी में एनर्जी है ना, उसकी 70% एनर्जी आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट दे देती है। इसका मतलब हम खाने में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते होंगे। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद प्रोटीन देता है एनर्जी, और उसके बाद फैट। ठीक है। अब हमने जब 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स खाए हैं जिनसे एनर्जी लेनी, और एनर्जी कब मिलेगी? जब इनका डाइजेशन होगा। भैया डाइजेशन होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी, नहीं तो ये ऐसे हैं बड़े बड़े, इतने बड़ों से एनर्जी थोड़ी मिलेगी। एनर्जी मिलने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे चाहिए। तो इनको तोड़ना पड़ेगा, और इनको तोड़ना ही क्या कहलाता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज नॉन एज डाइजेशन। भोजन की जो तोड़ फोड़ है ना, उसी को पाचन कहते हैं। 5वीं क्लास में पढ़ा था। लेकिन अब आपको यह पढ़ना पड़ेगा ब्रेकडाउन का मीनिंग क्या होता है, तोड़ने का मतलब क्या होता है। तो सुनिए जरा, हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। नंबर 1 पे लिखोगे कार्बोहाइड्रेट। आप सबसे पहले और सबसे ज्यादा क्या ही खाते हो? आप कार्बोहाइड्रेट, शर्करा खाते हो। तो बच्चा, ये जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो
वो अधिकतर कार्बोहाइड्रेट आप स्टार्च की फॉर्म में खाते हो। सुना है कभी स्टार्च? स्टार्च क्या एक कार्बोहाइड्रेट है। हम अधिकतर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। तो बच्चा ये स्टार्च जाके पहले टूटता है माल्टोज में, और फिर इस माल्टोज को तोड़ लिया जाता है ग्लूकोज में। अब सुनो ध्यान से, हमने खाया स्टार्च यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाई, जबकि हमें एनर्जी कौन देगा? हमें ग्लूकोज देगा एनर्जी। तो ये बताओ, स्टार्च ऐसे बड़ा बड़ा था, फिर माल्टोज थोड़ा छोटा था, और ग्लूकोज तो बिल्कुल छोटा ऐसे। तो हमने बड़े को छोटे में तोड़ लिया, क्या हो गया? डाइजेशन। किसका हो गया? कार्बोहाइड्रेट का। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हम कार्बोहाइड्रेट्स किसकी फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च। और हमारी बॉडी में स्टार्च किसकी फॉर्म में चला जाता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और सुन लो ध्यान से, जब जितनी भी सारी आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाई हैं वो सारी आके बदल जाएं किसमें? ग्लूकोज की फॉर्म में, तो समझना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। इन शर्कराओं का पाचन पूरा हो चुका है। खाया आपने ये और एनर्जी मिलेगी इससे। होता है ना, जब एनर्जी की कमी आती है तो डॉक्टर क्या चढ़ाता है? ग्लूकोज चढ़ाता है ना, क्योंकि डायरेक्टली एनर्जी कौन दे रहा है? ग्लूकोज दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों दूसरा आप क्या खाते हो? प्रोटीन खाते हो। ठीक है, प्रोटीन खाते हो। ये प्रोटीन हमारे बॉडी में जाके टूट जाता है। पहले टूटता है पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। हिंदी में सेम नाम है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूं, कुछ अलग होगा तो मैं लिखूंगी। पहले टूटता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड में, और बाद में जाके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमाइनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। बच्चा आपने खाया प्रोटीन, और हमारे शरीर को किसकी रिक्वायरमेंट है? अमीनो एसिड की, अमीनो अम्ल की। तो प्रोटीन अमीनो एसिड में जब बदल जाए तो समझना प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दो चीजें पढ़ाने जा रही हूं, सुनना ध्यान से। क्या? या तो मैं ये कह दूं कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जब टूटता है तो ग्लूकोज मिलता है, या मैं ये कह दूं ग्लूकोज के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। बात तो बराबर है। मैं ये कह दूं प्रोटीन जब टूटता है तो बहुत सारी अमीनो अम्ल मिलती है, या मैं ये कह दूं अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयां जुड़ के एक बड़ा सा प्रोटीन बना देती है। बात सेम है। अरे ये एग्जाम के क्वेश्चन, ये एसएससी जीडी के एग्जाम का क्वेश्चन है, थका हुआ क्वेश्चन, कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? प्रोटीन जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ उसको अमीनो एसिड, उसको अमीनो अम्ल कहते हैं। तो इसको कौन कन्वर्ट करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट करेगा। यही तो हमें पढ़ना है। थर्ड पे हमने खाया फैट। फैट या फिर उसको हम लिपिड्स भी बोल सकते हैं, और हिंदी में कहते हैं हम वसा। और फैट हमारे बॉडी में जाके टूट जाती है किसमें? फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड में। फैटी एसिड्स प्लस लिख लो ग्लिसरॉल, आपको ट्राइग्लिसराइड 3 जुड़ जाते हैं, वो आगे पढ़ा देंगे आपको। ग्लिसरॉल में फैटी एसिड का मतलब होता है वसीय अम्ल। जितनी भी आप वसा खाते हो वो हमारे बॉडी में जाके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में जाके परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब मैम डाइजेस्टिव सिस्टम फैट को फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। जी हाँ, मैंने कहा ना, ये 3 न्यूट्रिएंट खाते हो, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इनका डाइजेशन होता है, और इनके डाइजेशन से ये मिलते हैं, और इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है। अब इनको इनमें कौन कन्वर्ट करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे होता है? तो वही तो पढ़ना है हमें, वही तो पढ़ना है हमें। कैसे होता है वही तो हमें पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चले अब नेक्स्ट पॉइंट में चलिए भैया। अब बात ये आती है कि मैम ये तो हमें समझ में आ गया, डाइजेशन क्या होता है सबको समझ में आ गया। किसका होता है डाइजेशन? इन 3 का होगा, ये भी हमें समझ में आ गया। अब बात आती है डाइजेशन करवाता कौन है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यहां से यहां, यानी कि यहां से यहां कौन कन्वर्ट करता है? यहां से यहां कौन? यहां से यहां कौन?
यहां से यहां कौन और यहां से यहां कौन। तो बच्चा याद रखिएगा, डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंजाइम्स। एक शब्द सुना होगा आपने, एंजाइम्स, पक्का सबने सुना होगा। हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करवाने का काम किसका होता है? एंजाइम्स का होता है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं हमारे बॉडी में, दो चार के नाम बताओ ना मैम। चलो बताती हूँ। जैसे सलाइवरी अमाइलेज, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, सुने कभी आपने? ये एंजाइम क्या करवाते हैं? ये डाइजेशन का काम करवाते हैं। इसका मतलब यहां से यहां अलग एंजाइम होगा, यहां से यहां अलग, यहां से यहां अलग, यहां से यहां अलग, यहां से यहां अलग। हाँ, यही तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो डाइजेशन में हेल्प कौन करता है? तो आप बताओगे एंजाइम्स हेल्प करते हैं। एंजाइम्स, एंजाइम्स। अब क्या एंजाइम्स कभी आप बाहर से लेते हो? अरे यार आज तो एंजाइम की कमी हो गई, डॉक्टर के पास जा रहा हूं एंजाइम चढ़वाने। नहीं ना, क्यों? क्योंकि ये एंजाइम्स हमारे बॉडी में बनते हैं। ये एंजाइम हमारे बॉडी में बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक आपको ये समझ में आ गया डाइजेशन क्या होता है, किसका होता है और क्यों होता है। 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गया तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी पढ़ना। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। चलो, अगर ये समझ में आ गया तब अगली बात सुनना कि डाइजेशन कैसे कैसे हमें पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे पढ़ना है हमें। तो एक फ्लो चार्ट बनाना मेरे साथ, बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी आपको चीजें। डोंट वरी, कुछ कुछ चीजें नहीं पढ़ने को मिलेंगी, कुछ आपने हो सकता है पहले पढ़ी हो कभी ना कभी। आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है? पाचन तंत्र को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे मैम? चलो, सबसे पहले आपने खाना कहां खाया? मार्केट से खरीद के लाके आते हो, दाल सब्जियां जो भी हैं, फिर घर में पकाते हो, फिर अब खाते हो। कहां पे खाया? मुंह में खाया ना, ठीक है। मुंह से कहां जाएगा? गले वाली पाइप में, फूड पाइप में, फिर पेट में, फिर छोटी आंत में, बड़ी आंत में। जहां जहां खाना जाता है उसको एक साथ मिला के बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। वो सारे ऑर्गन्स जहां पे खाना जाता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एक बड़ा सा लंबा सा पाइप जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स हैं, जो अंदर से खोखला होता है और उसके अंदर खाना जाता है, उसको एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। जिसकी लंबाई एग्जाम में आती है 9 मीटर लंबा होता है, फिट में अप्रोक्स 33 फीट लिखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? तो बच्चा इस फोटो से देखने की कोशिश करना। ये जो लंबा पाइप मुंह से लेकर इस एनस तक का पार्ट, माउथ से खाना खाया और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन, जो वेस्ट फूड में कन्वर्ट हो गया, जिसको आप रिमूव करते हो एनस से, गुद्दा से, उस पूरे पाइप को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल कहते हैं। और जिसकी ये पूरी लंबाई कितनी है तो आप बताओगे? इसकी लंबाई अप्रोक्स 9 मीटर लंबा पाइप होता है। और ये जो पाइप है ये शुरू कहां से होता है? तो इसका फर्स्ट ऑर्गन है माउथ, मुख, मुंह। अब मुंह में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें टीथ के बारे में, दांतों के बारे में। दांत क्या होते हैं? अब आप कहोगे मैम डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत क्यों पढ़ रहे हैं? अरे भैया, खाने को चबाता कौन है, खाने को पीसता कौन है? दांत। तो दांत पढ़ने पड़ेंगे ना। दूसरा, माउथ में होता है टंग, जीभ। मैम जीभ यहां क्यों पढ़ रहे हो? अरे भैया, जो खाना खाते हो उसका टेस्ट कैसा है? टेस्ट नहीं चाहिए क्या जीवन में? हाँ, खट्टा खाया, मीठा खाया, कड़वा खाया, क्या खाया? कौन बताएगा? जीभ। और तीसरा, आपकी मुंह में गुलाब जामुन को देख के क्या टपकती है? आपकी लार, सैलिवा टपकता है, वो पढ़ना है। अब लार क्यों पढ़े भैया? लार में एंजाइम, और एंजाइम क्या करवाते हैं? डाइजेशन करवाते हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, है ना। तो माउथ में हम 3 ऑर्गन पढ़ेंगे, दांत, जीभ, लार, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? ऐसी ग्लैंड्स जो एंजाइम बना रहे हैं उनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। भैया इधर तो खाना जाता है, अब खाने को पचाएगा कौन? एंजाइम। तो एंजाइम बनाने वाली
ग्रंथियों को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। लिखिए, पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, वो ग्रंथियां जो हमारे बॉडी में किसी न किसी टाइप का जूस या एंजाइम बना रही है। वो जूस या एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करेगा पक्का। ओके, समझ में आई मेरी बात? जैसे मुंह में कौन सी होती है, जैसे लिख लो बच्चा, मुंह में जो होती हैं, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करती हैं, वो मुंह के आगे ही लिखो, दैट आर सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा बनाती हैं, और सलाइवा में एंजाइम होता है, तो इनको हम क्या लिख देंगे? इनको हम लारीय ग्रंथि। लार बहुत जरूरी है, इसको फालतू में ना टपकाएं, ऐसे ही बहुत जरूरी होती है लार। जिस दिन बनना बंद होगी ना, उस दिन समझ में आ जाएगा। फिर एक तरफ सारे ऑर्गन्स खाना जा रहा है, मुंह में खाना आया, मुंह में क्या बना? लार। लार किसने बनाया? सलाइवरी ग्लैंड ने। तो दूसरी तरफ ऐसी ग्रंथियां जो डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं, जो पाचन करवाने में सहायक हैं, जो या तो कोई जूस बना रही होंगी, अभी पीने वाला जूस नहीं है, ये डाइजेशन में हेल्प करने वाला जूस है, या ये क्या कर सकती हैं, या ये एंजाइम बना सकती हैं, वो पढ़नी है। अब माउथ के बाद खाना कहां आता है? एक पाइप में, मुंह से पाइप में, और इस पाइप को बोलते हैं फूड पाइप, और जिसको बायोलॉजी में हम टर्म देते हैं ईसोफेगस। सारा का सारा खाना आपका एक पाइप में आ गया, जिस पाइप को आप फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं। हिंदी में भोजन नलिका, जो भोजन को ट्रांसफर करती है, जो खाने को कहां से कहां लेके जाती है। बच्चा, ये एक पाइप है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका काम है जो भी खाना आपके मुंह में आया था ना, उसको इसमें छोड़ना। ये क्या है आपका? पेट। ये माउथ वाले खाने को पेट में ट्रांसफर करती है, इतना सा काम है इसका। पाइप है एक लंबा सा, और इसका कोई काम नहीं है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। तो एक बार बीपीएससी ने पूछा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के उस पार्ट का नाम बताओ जिसमें डाइजेशन नहीं होता, तो वहां पे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, ईसोफेगस था ये, भोजन नली। ठीक है, अब खाना कहां आ गया? मुंह से खाना कहां आ गया? स्टमक, पेट में आ गया। अब पेट को हिंदी में पेट लिख दो, इसको उदर लिख दो, इसको अमाशय बोल दो, ये सारे इसके हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, पेट में आ गया खाना। अब पेट में तो डाइजेशन होगा, और पेट में जो डाइजेशन में हेल्प करेंगी उन ग्रंथियों को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हिंदी में लिखना जठर ग्रंथियां या पेट वाली ग्रंथियां, हिंदी में जठर ग्रंथियां हो जाएगा। बच्चा, एग्जामिनर ना कभी कभी थका हुआ क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसा? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होती है? तो गैस कहां बनता है? पेट में ही बनता है ना गैस, तो ऐसे याद कर लो। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होती है? स्टमक में होती है, स्टमक में, पेट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टमक के बाद खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छोटी आंत। दो आंत होती हैं बच्चा, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। सुना है फलाना इंसान का एक्सीडेंट हो गया, आंतड़ी फट के बाहर निकल गई, ये वही आंतड़ी है। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई तीन ग्रंथियां आपको मेजर तो दो ही पढ़नी है। लीवर, यहां पे हम लीवर यकृत के बारे में पढ़ेंगे, और यहीं पे हम पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। पेनक्रियाज शब्द कितने लोगों ने सुना है? आजकल देखो ना, अमीर अमीर लोगों को पता है कुछ बीमारियां होती हैं जो हम जैसे गरीबों को होती नहीं, अमीरों को ही होती है। सुना पेनक्रियाटिक कैंसर हो रहा, नेताओं को बहुत होता है क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार का पैसा जमा के बैठे होते हैं। तो इन अमीर लोगों को भी आजकल बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, आपने देखी होंगी। पैनक्रियाटिक कैंसर हर कभी किसी गरीब आदमी को मैंने नहीं सुना आज तक, इनको ही होती है ऐसी। ठीक है, तो पेनक्रियास, लीवर। अब सुनो मेरी बात, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है, खाना लीवर में नहीं जाता है, ऐसे मत सोचना। खाना पेनक्रियास में नहीं जाता है, खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। लेकिन जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लीवर अपना जूस, पेनक्रियास अपना जूस यहां ट्रांसफर कर देती है, और वो जूस डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
इसलिए हमें लीवर और पेनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने पड़ते हैं। खाना इधर नहीं जा रहा, लीवर वीवर में खाना नहीं जा रहा है, लीवर अपना जूस ट्रांसफर कर रहा है खाने के पास। खाना कहां पड़ा है? इस पाइप में। मैंने कहा ना खाना इधर रहता है, इधर खाना रहता है इस पाइप में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। लिख दो, बड़ी आंत। अब आप कहोगे मैम बड़ी आंत से कौन सी ग्रंथि जुड़ी हुई होती है? कोई ग्रंथि नहीं जुड़ी हुई होती है। क्यों मैम? क्योंकि डाइजेशन यहां खत्म हो चुका होता है, इसलिए। और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ वेस्ट फूड आप एनस से बाहर निकाल देते हो, गुद्दा से बाहर निकाल देते हो। ये लो बच्चा, ऐसे पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। आसान हुआ कि नहीं हुआ समझना? मैंने कहा माउथ से लेकर एनस तक का एक 9 मीटर लंबा पाइप। मुझे पता है सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि 9 मीटर तो बहुत लंबा होता है। 6-6.25 मीटर की तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है, ठीक है। इस लंबे पाइप को एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। इसमें ये सारे ऑर्गन्स होते हैं, इन सारे ऑर्गन्स में खाना जाता है। और इधर हम पढ़ते हैं ऐसी ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, या तो एंजाइम बना के या जूस यानी रस बना के। अब ये जूस पीने वाला जूस तो कतई नहीं है, ये ऐसा जूस है जिसमें या तो एंजाइम होगा या कोई आयन होगा जो हेल्प कर रहा होगा डाइजेशन में, ठीक है बच्चों। तो हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, माउथ में फिर ये ग्लैंड, फिर फूड पाइप, फिर पेट में गैस्ट्रिक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन और देन एनस। ये लो, इसी चीज का मैंने फोटो दिखाया था आपको, ये देखो, ये फोटो उसी चीज का है। सबसे पहले खाना कहां? माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, फिर पाइप से कहां? पेट में, पेट से छोटी आंत, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से पेनक्रियाज, लीवर कनेक्टेड है, तो ये पढ़ लेंगे। ओके, समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? हाँ जी, कोई डाउट है? कोई डाउट है कि समझ में आ गई बात सारी? डाइजेशन क्या होता है, किसका होता है, कौन करवाता है, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, इतनी बातें आपको याद हो गई? चलो आप सुनो, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की फेजेस क्या है, कितनी फेजेस में कंप्लीट होता है, यानी कि इसके चरण कितने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की अवस्थाएं कितनी हैं, चरण कितना है, फेजेस कितनी हैं। अब कुछ शब्द बताऊंगी मैं आपको जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, ठीक है। डाइजेशन किसका होता है? खाने का। तो डाइजेशन करवाना है तो सबसे पहले खाना खाना भी तो पड़ेगा ना, और खाना खाने की प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन यह शब्द है, शायद इंग्लिश में भी पढ़ते हो वोकैबुलरी में, आई डोंट नो। इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, खाना रसोई में पकाया और पका के मुंह में खा लेना, इंजेशन कहलाता है। दूसरा 2 नंबर पे आता है बच्चा डाइजेशन। खाना खा लिया, अब उसका ब्रेकडाउन होगा, उसकी तोड़ फोड़ होगी, उसको छोटा छोटा तोड़ना पड़ेगा, और छोटा छोटा तोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। अब ये बताओ खाना क्यों खाया था? क्यों खाया था खाना? बताइए जरा कमेंट करके। खाना क्यों खाया था? ताकि ये खाने से क्या मिले? एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, इसलिए खाया था ना। अब अगर कोई चीज अवशोषित नहीं होगी हमारे बॉडी में, तो क्या आपको उससे एनर्जी मिल जाएगी? नहीं ना। अगर खाया और निकाल दिया तो बॉडी में एनर्जी कहां से मिलेगी? तो उसका क्या करवाना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करवाना पड़ेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की तीसरी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। और अवशोषण के बाद अब ये बताओ, एनर्जी तो मेरे ब्रेन को भी चाहिए, मेरे हाथ को भी चाहिए, मेरे आंखों को भी चाहिए, नाक को भी चाहिए, मेरे लीवर, पैनक्रियास, सबको एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के कोई ऑर्गन काम करता है क्या? नहीं ना। तो सबको ये खाना पहुंचाना पड़ेगा जिससे एनर्जी मिल रही है, और सबको पहुंचाना कहलाता है एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण, यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो सारा का सारा कहां घुलता है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चा इस स्टेप को, ठीक है। मैंने कहा आपने खा लिया, बिल्कुल उसका तोड़ लिया, बिल्कुल उसका अवशोषण करवा लिया। अब पूरे बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो पूरे बॉडी में पचित भोजन को, डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाना होगा। कौन पहुंचाता है? खून। आप सब जानते हैं यहां चोट लगती, यहां लगती, यहां लगती, यहां लगती, हर जगह से खून निकलता ना, क्योंकि हर जगह खून है। और खून 24 घंटे 7 दिन ऐसे 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 सर्कुलेट हो रहा है। तो खून के अंदर डाइजेस्टेड फूड घुलता है और घुल के हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका और टिश्यू यानी ऊतक तक पहुंच जाता है। यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो किस में मिक्स होता है? खून में, और खून से हमारी सेल्स और टिश्यूज तक पहुंच जाता है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, यानी कि हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है। और ऑर्गन्स फिर क्या करते हैं? उससे एनर्जी लेते हैं। इसी रिएक्शन को, इसी स्टेप को एसिमिलेशन कहा जाता है। व्हाट इज एसिमिलेशन? ध्यान से सुनना। जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो भी पच गया, पचने के बाद सारा खून में जाता है। खून अपने साथ ले जाके हमारे शरीर के प्रत्येक एक अंग को दे आता है, और अंग फिर क्या करते हैं? उससे एनर्जी लेते हैं। तो इस तरीके से आपके ब्रेन के पास एनर्जी पहुंचती है। खाना इधर पड़ा है, एनर्जी इसको चाहिए, तो कहां से आएगी? खून आएगा, एनर्जी इसको दे जाएगा, जिससे एनर्जी मिलनी है वो इसको दे जाएगा। ये अपना एनर्जी खर्च करेगा, खून वापस जाएगा, फिर लाएगा, फिर लाएगा, ऐसे अपना काम करता रहता है खून। और इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। खाया, पचाया, अवशोषण करा, शरीर के हर हिस्से में पहुंचाया। अब जो नहीं पचा वो क्या बन गया? वो वेस्ट फूड बन गया। और वेस्ट तो क्या होता है? हार्मफुल होता है, कल ही पड़ा था। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हमारे बॉडी से बाहर करना पड़ेगा, और बाहर करना ही एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन है। ये लो, उत्सर्जन है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम 5 फेज में कंप्लीट होता है, ठीक है। जनरल टीचर आता है, पढ़ा देता है डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट कर देता है। अरे भैया पता तो होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कैसे काम करता है ना। कौन कौन सी फेज आती है डाइजेशन में? ये 5 आती है, ये 5 पढ़ दोगे आप, ठीक है। किसी भी शब्द का मीनिंग आपको ना समझ में आया कमेंट कर दो, मैं हूं यहां पे। पंकज जी कहते हैं एसिमिलेशन का मतलब समझ में नहीं आया है। चलो पंकज जी आपको फिर से पढ़ाते हैं। मैंने कहा खाना खाया, खाने को तोड़ा, पचाया, फिर उसका अवशोषण करवाया। लेकिन बच्चा एनर्जी तो सब ऑर्गन्स को चाहिए ना। मेरे ब्रेन को एनर्जी चाहिए, मेरे लीवर को, मेरे फेफड़ों को, सबको एनर्जी चाहिए। सब काम कर रहे हैं। ऐसा कोई ऑर्गन है क्या आपका जो काम नहीं करता? तो फिर भगवान ने दिया ही क्यों काम ना करता? तो साइंस ने क्यों दिया? नहीं है ना ऐसा कोई ऑर्गन। तो सबको एनर्जी चाहिए, तो सबके पास एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स पहुंचाने का काम किसका होता है? खून का। तो खून की हेल्प से हमारे बॉडी के सभी अंगों तक जो भी एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऊर्जा देने वाले अणु हैं, उनका पहुंचना एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण कहलाता है। फिर जो नहीं बचा और जो वेस्ट है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको क्या करवाना है? रिमूव। और जिस प्रोसेस के थ्रू करवाते हैं उसी को ही तो एक्सक्रीशन कहते हैं, उसी को ही तो उत्सर्जन कहते हैं। तो ये डाइजेशन क्या होता है हमने आज पढ़ा, कौन करवाता है, किसका होता है डाइजेशन, होने के बाद किस में बदल जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की कितनी फेज होती हैं 5, और कितने स्टेप में हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे इसको फ्लो चार्ट में हम पढ़ेंगे, ये हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीधा लिखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड बाय विच ऑर्गन। जल्दी बताओ, आप लोग बताओ, भोजन के पाचन की शुरुआत किस ऑर्गन से होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू हो जाता है? खाना कहां खाते हो? कान में खाते हो, नाक में खाते हो, या मुंह में खाते हो? अरे मैम मुंह में तो खाते हैं हम खाना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू हो जाता है? माउथ से शुरू हो जाता है।
इसे माउथ बोलो, इसे माउथ कैविटी या ओरल कैविटी बोलो। आ करो सभी लोग, आ करो। आ करोगे तो आपके मुंह में एक कैविटी दिख रही है, गुहा दिख रही है, इसी गुहा को हम मुख गुहा, ये पार्ट, इसको माउथ कैविटी कहते हैं, या इसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो यहीं से, या इसको पता है बक्कल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी, आपसे पूछ ले डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्ट कहां से होता है, तो ऑप्शन में यहां से कोई भी मिल सकता है आपको। बकल कैविटी, इसको माउथ कैविटी, ऑरल कैविटी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि माउथ में क्या क्या हमें दांत पढ़ने हैं, हमें और किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है हमें और किसके बारे में पढ़ना है बच्चा, हमें और पढ़ना है यहां पे सलाइवा के बारे में और टंग के बारे में, और टंग के बारे में, ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ डालेंगे। ठीक है, ओके। अब आप लोग मुझे बता दो, आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है या कुछ भी चीज है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूं अभी। कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्लास में माउथ, टीथ, दांत के बारे में तो इतना पढ़ा दूंगी ना मैं आपको। हाँ जी, कुछ समझ में आ रही है भाषा की नहीं आ रही है, कि ऐसा लग रहा है मैम कौन से ग्रह से आ गई है, क्या पढ़ाने आ गई है, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा, आ रहा है समझ में सारी चीज। कहीं पर भी नहीं आए सब पूछ लेना मेरे से। नेक्स्ट क्लास में देखो मैं आपको ना ऐसा साइंस पढ़ा दूंगी ना, मैंने कहा ना छोटा मोटा झोला छाप डॉक्टर बना दूंगी मैं आपको। आप कहोगे मैं झोला छाप क्यों, तो झोला छाप क्या होते हैं डॉक्टर, हमारे गांव में डॉक्टर होते हैं ऐसे, पेट में दर्द हुई तो भी वही दवाई, सर में दर्द हुआ तो भी वही दवाई, कमर में दर्द हुई तो भी वही दवाई, उनको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर। ठीक है, लेकिन आपको झोला छाप नहीं बनना है, आपको छोटा मोटा डॉक्टर बनना है, लेकिन अच्छे नॉलेज वाला बनना है। ओके, नो डाउट मैम। ओके, नोट्स अपलोड हो जाएंगे आपके बैच में, डोंट वरी। सिलेबस में अपलोड नहीं करूंगी, सिलेबस में नोट डाउन करवा दिया आपको, क्या अपलोड करवाना उसका। बैच की वैलिडिटी कब तक की है, शायद 6 मंथ्स की है ना, शायद 6 मंथ्स की, आप एक बार चेक कर लेना। वीडियो बिल्कुल डाउनलोड हो रही है बच्चा बैच में। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है, आप सभी को मेरा नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, चलो जो भी आपको करना है वो करो, लेकिन मेरी क्लास के नोट्स बना लेना, और जो सबसे सुंदर नोट्स बनाएगा ना मैं सबसे मांगूंगी, सबसे नोट्स मैं बताऊंगी कहां भेजना, सबसे सुंदर नोट्स बनाएगा उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ इनाम भी दूंगी आपको।